नमस्कार, आपका द ट्रू हंट में स्वागत है। और आज हमारे साथ चर्चा में एक बार फिर से जुड़े हैं मेजर जनरल सीपी सिंह। और जैसा कि कहा जाता है, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए एक एक्सपर्ट का होना जरूरी है। तो ऐसे में हाल ही में चर्चा में आ रहा है G20 टूरिज्म मीटिंग श्रीनगर में, जिसपे एक तरफ पाकिस्तान ऑब्जेक्शन उठा रहा है। और ऑब्जेक्शन किस चीज को लेकर पाकिस्तान उठा रहा है और क्यों इतना ज्यादा हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए जरूरी है G20 टूरिज्म मीट करना श्रीनगर में, जो कि रोजगार के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है फ्यूचर में। और हमारे कश्मीर में जो कि आगे जाकर के एक टूरिज्म इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। तो ऐसे में जुड़े हैं हमारे साथ मेजर जनरल सीपी सिंह, जो कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में महारत रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत G20 को पूर्ण रूप से मना रहा है, हर जगह पर G20 की चर्चा हो रही है। ऐसे में हाल ही में 22 से 24 मई 2023 को टूरिज्म मीट होने जा रही है G20 के एवज में जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में। और उसको लेकर क्यों इतनी चर्चाएं हो रही हैं और क्यों पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन आ रहा है, और साथ ही हमारी सिक्योरिटी को लेकर वहां किस तरीके के जो है वो प्रावधान किए गए हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षित G20 टूरिज्म मीट कराई जा सके। क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू गौरव। और मैं धन्यवाद देता हूँ दी ट्रू हंट का कि उन्होंने दोबारा मौका दिया अपने दर्शकों के साथ बातचीत करने का। ये बहुत अच्छा टॉपिक लिया है G20 का, और उसकी मीट जो श्रीनगर में है उससे काफी लोगों को तकलीफ हो रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। गौरव, ये G20 जो है ये ग्रुप ऑफ 20 नेशंस का एक फोरम है जो दुनिया के हिसाब से ताकतवर और बड़े देश हैं। ये जो फोरम बनाया गया था बेसिकली इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बनाया गया था, आपस में इन कंट्रीज में इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़े। और अभी ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो उससे बहुत फायदा हो। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखिए, इसमें दुनिया की जो है 2/3 पॉपुलेशन ये G20 कंट्रीज में आती है। दूसरे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है क्योंकि इसमें जो 20 कंट्रीज हैं वो दुनिया की करीब 8.5% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। सर, इसमें कह सकते हैं दुनिया कि की जो 19 कंट्रीज और पूरी यूरोपियन यूनियन, एम आई राइट? हाँ, और यूरोपियन यूनियन, यू आर राइट, 85% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। और 75% दुनिया का जो ट्रेड है उसको ये 20 कंट्रीज कंट्रोल करते हैं। इसमें सब है, अमेरिका भी है, रूस भी है, चाइना भी है, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं। तो इसकी प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास है और भारत चाहता है कि इसमें अपनी एक छाप बनाए और एक बहुत अच्छा काम करके दिखाए, जिससे सभी देशों को, ये जो 20 देश हैं, इसको कोई एक बूस्ट मिले। ये इंडिया का एम है। अब हम इसको श्रीनगर में क्यों करना चाहते हैं, इसमें भारत की 3 मंशा है। जब ये आर्टिकल 370 हमने 2019 में इसको समाप्त किया था, स्पेशल स्टेटस को, उसके बाद ये पहली कोई बड़ी मीटिंग है जो J&K में हो रही है। तो इसीलिए हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो 3 चीजें इसमें सामने रखना चाहती है। पहली बात, कश्मीर में अमन चैन है, शांति है, नॉर्मलसी है, और कोई मिलिटेंसी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आके खुद देखिए। दूसरी चीज हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमने ये आर्टिकल 370 हटाने के बाद में पिछले 4 साल में बहुत सारा काम किया है, डेवलपमेंट वर्क वहां पे किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कश्मीर में टनल्स, और कनेक्टिविटी, टनल बनाए हैं, एयरफील्ड्स बना रहे हैं, रेलवे ब्रिजेस बना रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बन रहा है। चेनाब तो चेनाब ये रिवर हम पे। शोकेश करना चाहते हैं। और तीसरी चीज हम ये बढ़ाना, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, इन कंट्रीज को दिखाना चाहते हैं कि इस एरिया का बहुत बड़ा टूरिज्म पोटेंशियल है। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है टूरिज्म के बारे में हो रही है, तो ये G20 में टूरिज्म बढ़ाने का, तो हमारा एम ये भी है कि हम इस एरिया को शोकेस करें कि ये दुनिया में बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे कह सकते हैं कि भारत का कश्मीर एक मिनी स्विट्जरलैंड स्वर्ग है। के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आकर्षण है पूरे विश्व के लिए। मिनी स्विट्जरलैंड है, साथ में जैसे शाहजहां ने कहा था कि दुनिया पे अगर स्वर्ग है तो वो श्रीनगर में है। और हम काफी हद तक अपने इस काम में सफल भी रहे हैं। अब ऑब्जेक्शन की बात करते हैं। पाकिस्तान क्यों ऑब्जेक्शन कर रहा है? क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का आपको पता ही है एक ऑब्सेशन है, और वो एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश को एक साथ लाता है। अभी आपको पता है पाकिस्तान बिखर रहा है, न लॉ एंड ऑर्डर है, इकोनॉमी इकोनॉमी। खराब है, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमारे किसी भी रूप में विरोध नहीं कर सकता, तो कम से कम मुंह से बोल के तो विरोध करे। सर, हाल ही में ये भी कहना चाहूंगा कि हाल ही में जो तरीके इंसाफ के जो सबसे पार्टी के जो लीडर हैं इमरान खान, उन्हें भी हाल ही में इंसाफ की जरूरत पड़ गई अपने मुल्क पाकिस्तान की जो है सरकार से। सर, आगे क्या कहना चाहेंगे सर? और पाकिस्तान की अगर आप देखें तो इमरान खान भी और उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स
बड़े जर्नलिस्ट एवरी डे कहते हैं कि यार हम तो इंडिया में रहते तो बहुत अच्छा होता, काश ये पाकिस्तान नहीं बना होता 75 साल पहले। इंडिया को देखिए कितनी प्रोग्रेस कर गया है, उनको देखिए, मोदी को देखिए, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान के शब्द हैं, और वो प्रेज करते हैं हिंदुस्तान की। तो ये पाकिस्तान को जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो ये पाकिस्तान से देखा नहीं जाता कि इंडिया इतनी प्रोग्रेस कर रहा है और G20 की मीटिंग वहां होस्ट कर रहा है और हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इसका मतलब तो एक छाप लग जाएगी कि ये कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना और तुर्की हमेशा साथ में रहते हैं। इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा और ऑब्वियसली सुनने वाले भी जानना चाहेंगे कि हाल ही में टर्की का जो है G20 जो टूरिज्म मीट है श्रीनगर में, उसमें पार्टिसिपेट करने के चलते काफी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि टर्की को जहां एक बहुत खास दोस्त बताया जाता है जो पाकिस्तान का, जिसने पूर्व में जो है काफी वेपन्स रादर खरीदे भी हैं और आज की डेट में एक बहुत बड़ा सेलर है पाकिस्तान के लिए, और फ्रेंडशिप भी बहुत क्लोज है क्योंकि दोनों जो है मेंबर ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन भी हैं। तो ऐसे में सर क्यों टर्की पार्टिसिपेशन के चर्चित हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? टर्की जो है वो एक इस्लामिक देश है, और वो जैसे आप कह रहे हो इस्लामिक कॉपरेशन, जो कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज का जो कॉपरेशन फोरम है उसका नेता बनना चाहता है। अब उसके जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, वो अभी इलेक्शन जो हुआ है उसमें क्लियर मेजोरिटी उनको नहीं मिली है। तो ये जो रेटोरिक है, ये जो उनका जो अपोजिशन है, ये मोर अपनी जो इस्लामिक जनता है, जो उनकी वोट बैंक है, उनके प्रति निर्धारित है। और इस्लामिक वर्ल्ड में आपको पता होगा बहुत पहले से ही ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि कश्मीर में बहुत एट्रोसिटीज हो रही हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए कश्मीर जो है इस्लामिक लोगों के लिए बहुत खतरनाक जगह है और भारत सरकार वहां पे बहुत एट्रोसिटीज कर रही है, जो कि अभी सत्य नहीं है। और इस बात को सऊदी अरेबिया वगैरह और सारे कंट्रीज ने, यूएई ने, उन सब ने रियलाइज किया है और वो भारत के साथ अपने संबंध इंप्रूव करना चाहते हैं। बस एक टर्की रह गया है जो पाकिस्तान के साथ कह रहा है कि नहीं हम इसको अपोज करेंगे, और चाइना भी कह रहा है, क्योंकि चाइना का तो अपना इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो पीओके में होके सड़क बना रहे हैं। और जैसे उन्होंने अरुणाचल में बॉयकॉट किया था, ऐसे ही वो कश्मीर को भी इशू को अलाइव रखना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो बाइकआउट कर रहे हैं। सिर्फ ये 3 देश हैं जो बाइकआउट कर रहे हैं, बाकी दुनिया के करीब 100 डेलीगेट्स आ रहे हैं जो कि करीब 17 कंट्रीज को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर अभी जो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टर्की का पार्टिसिपेशन नहीं देखा जाएगा G20 में? टर्की पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो एक बहुत छोटी सी बात है, उसको इतना जरा बड़ा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसमें समझना चाहूंगा कि जब ऑब्वियसली किसी भी आपातकालीन स्थिति में, और सबको बताना भी चाहेंगे कि हाल ही में भारत भी उन देशों में से था जिसने टर्की में जब भूकंप आया तो उसके बाद तहस नहस हुआ सब कुछ, तो भारत ने पहल की अपने यहां से एनडीआरएफ और मेडिकल टीम्स को रवाना करने की, टर्की में मदद पहुंचाने की। और ऐसे में देखा जाता है कि मजहब जाति से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक देश दूसरे देश की मदद करता है। तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या टर्की का रुख बदल सकता है इन भावनाओं को देखकर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान जो है वो तो विश्व कुटुंबम की बात करता है, सारा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, और हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ये जात पात रिलीजन से और आगे ऊपर उठकर। और उसी भावना के उद्देश्य से हमने टर्की के लिए जब उनको जरूरत थी मदद भेजी। भारत सबसे पहले मदद भेजने वाला व्यक्ति था, पाकिस्तान तो तब तक पहुंचा भी नहीं था, और पाकिस्तान तो मदद कर भी क्या सकता है, वो तो अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, ये अपने देश की जनता को, अपने वोट बैंक को, जब रिलीजन का नाम आता है और रिलीजन के साथ जब कश्मीर को पाकिस्तान जोड़ देता है, तो उसके लिए मतलब काम करते हुए टर्की ने इससे बाइकआउट किया है। अदरवाइज उनके हमारे साथ में अच्छे संबंध हैं, मैं कहता हूँ उन संबंधों में शायद कोई दरार नहीं आएगी इसकी वजह से। और टूरिज्म का भी हमारा टर्की के साथ काफी आना जाना है, और मैं जानता हूँ कि अगर ये कॉन्फ्रेंस के बाद में टर्की से भी कश्मीर में बहुत सारा टूरिज्म हमारा बढ़ेगा। सर अगला सवाल आता है ऑब्वियसली, जब G20 श्रीनगर में हो रहा है और जैसे कि पूर्व में वहां पे काफी तनाव देखा जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर, तो ऐसे में सुरक्षा के इंतजामात पे क्या कहना चाहेंगे, जिसपे हमारी डिफेंस फोर्सेस और वहां की पुलिस फोर्सेस को बहुत ही सराहना भी दी जाती है कि ऐसे जो है संवेदनशील मामलों के बावजूद भी वहां पे वो अडिग और खड़े हुए हैं हमारी देश की और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की सुरक्षा के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए गौरव, आपने नोटिस किया होगा कि अभी मिलिटेंसी कश्मीर से ऑलमोस्ट खत्म है।
अभी जैसे ये राहुल गांधी जी की यात्रा वहां पे गई थी और उसके फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे, लाल चौक में सब तिरंगे झंडे ही फहरा रहे हैं। किसी जमाने में वहां जहां पाकिस्तान के झंडे लगते थे उन घरों पे, उन पे भी आज तिरंगे झंडे लग के वो सब पॉपुलेशन भारत के साथ में है, और उन्होंने रियलाइज किया कि भारत के साथ में रहने में ही उनका हित है, उनका डेवलपमेंट है। इस मीटिंग के लिए हमारे बहुत ही पुख्ता इंतजाम है और 3 टियर सिक्योरिटी बनाई गई। जो बाहर की सिक्योरिटी है, जनरल एरिया सिक्योरिटी है, उसको तो पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के द्वारा रिवैम्प किया गया है। उसके अलावा जहां पे वो लोग रहेंगे वहां पे कमांडोज की सिक्योरिटी है, जो तीनों फोर्सेस के कमांडोज हैं उनकी रिंग बनाई गई है। इवन डल लेक में ऑपरेट करेंगे, डल लेक देखने जाएंगे, कश्मीर जाएंगे तो उसके लिए नेवी के कमांडोज को, मार्कोस टीम्स को स्पेशली वहां बुलाया गया है। तो हमने एंटी ड्रोन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके उन सब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फेल किया जो कि रिमोटली कहीं से भी आके कुछ स्ट्राइक कर सकते हैं। तो मैं नटशेल में ये कहना चाहता हूँ, हमने जो श्रीनगर में G20 की मीटिंग करने का सोचा है, बहुत ही सही डिसीजन है। श्रीनगर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, उसमें हम मीटिंग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सर, आखिरी सवाल, ऑफ कोर्स G20 का महत्व है इकोनॉमिकली भी हमारे देश को और सशक्त बनाना। तो सर ऐसे में जो G20 की मीट जो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में, जो कि आज की यूनियन टेरिटरी कहलाई जाती है, तो सर वो किस रूप में देखी जा रही है? भारत आज एक बहुत बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन है, और अभी तक लोग अवॉइड कर रहे थे ये सोच के कि कश्मीर थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है, टूरिज्म के लिए खतरा है। कई कंट्रीज जो है अपने एडवाइजरी इशू कर देते थे कि नहीं, आप इंडिया जा रहे हैं तो श्रीनगर कश्मीर की तरफ मत जाइए। वो सब जो फियर्स थे दुनिया के दिमाग में, वो खत्म हो जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और एक नई जगह जो स्पेशली समर्स में पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगी, और इससे टूरिज्म से वहां के जो लोकल लोग हैं उनका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, जो लोकल कल्चर है जो उसको लोग समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मेजर जनरल सीपी सिंह, जिनका कहना है कि G20 की जो मीट है, जो टूरिज्म मीट है, वो श्रीनगर में जो 22 से 24 मई के बीच जो है वो होने वाली है, वो भारत देश के लिए, आने वाले भारत के लिए एक आर्थिक रूप से मजबूती देने में सक्षम होने का विषय है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर।